नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसा वातावरण उत्पन्न हो गया है। उसका कारण है हमारे निर्दोष नागरिकों पर धर्म पुश करके भेजे में गोली मारना। कोई भी सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और हमारी यह सरकार भी नहीं करने वाली है। अब जो काम सरकार को करना है उस काम पर सरकार के लोग, सरकार को सुझाव देने के हैसियत वाले लोग और जो लोग जिस भी रूप में अपना सुझाव दे सकते हैं, देने के योग्य हैं, उसके अलावा बाकी लोगों को इसमें बोलने की जरूरत मैं नहीं समझ पा रहा। आज का मुद्दा यही है क्योंकि कई तरह के लोग कई तरह की बकवास कर रहे हैं। कुछ व्यूज, कुछ लाइक, या किसी के द्वारा फंडिंग, किसी के उद्देश्य पूर्ति करने का प्रयास, किसी के द्वारा प्रयोजित साजिश, जो भी हो, मैं पुख्ता प्रमाण ना होने की वजह से इस पर विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता या दावेदारी के साथ नहीं कर सकता कि जो मैंने कहा वही कारण है। भगवान जाने क्या कारण है, या हमारी जांच एजेंसी जाने, वो पहचाने इन लोगों को और वो इनके जोड़ों में जाए। लेकिन एक चीज बड़ा घिनौना सामने आया है मित्रों, हमारे देश ने कई बार युद्ध झेला है, किया है, और कई बार युद्ध जैसा वातावरण आया है। लेकिन इसके पहले का कभी कोई इतिहास नहीं है कि इस वातावरण में संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष को लामबंद कर रही है, सबको चिट्ठियां लिखती फिर रही है, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति को भी लिखी है, उस कांग्रेस के जमाने में भी जब ऐसी परिस्थिति आई थी तो उन्होंने विशेष सत्र का आह्वान नहीं किया था, नहीं बुलाया था। तो अब क्यों? और मेरा एक प्रश्न है कि चलिए, आपने नहीं किया, वो मोदी जी करते हैं, क्योंकि आपने तो धारा 365 भी कहाँ हटा पाए थे, 35 से भी कहाँ हटा पाए थे, 3 तलाक वाला कहाँ हटा पाए थे, अयोध्या में राम मंदिर कहाँ बना पाए थे, वो मोदी कर रहे हैं। तो विशेष सत्र में मोदी बुला दे। हम इस बात का समर्थन करते हैं भाई, जो कोई नहीं करेगा वो मोदी करते हैं। लेकिन विशेष सत्र को बुला के युद्ध में क्या साबित करा जाएगा, क्या किया जाएगा, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्योंकि विशेष सत्र में जो संसद सदस्य उसमें जाएंगे, उसमें से स्वयं और उनके बाप दादा कितने लोगों ने सियाचिन ग्लेशियर की ठंडी देखी है घूमने के अलावा, रेगिस्तान की तपिश देखी है सुनने के अलावा, पहाड़ पर विषम परिस्थितियों में रातें बिताई है सिनेमा के द्वारा अलावा, या पूरी कपड़ा पहन करके सांप बिच्छुओं के साथ पानी में चले हैं कहानी सुनने के अलावा। जब आप ऐसा नहीं किए हैं तो फिर क्या करेंगे विशेष सत्र में? सिवाय इसके कि संसद का मंच होगा, दुनिया आपके सामने होगी, क्योंकि हमारा संसद लाइव है और ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में सब कुछ नेट पर है, तो पूरी दुनिया के सामने आप भारत की जगहसाई करेंगे। क्योंकि जहां तक आपको मौका मिला है आपने जगहसाई शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पर आरोप लगाने, पाकिस्तान को नीचा दिखाने, पाकिस्तान की जिम्मेदारी फिक्स करने, भारत की मदद करने के बजाय आप पूछ रहे हैं कि सुरक्षा बल कहां थे, खुफिया एजेंसी कहां थी? 140 करोड़ के देश में 140 करोड़ सुरक्षा एजेंसी कहीं नहीं लगाई जा सकती, और आतंकवादी सुरक्षा बल के मौजूद में गोली मारेंगे? इतने जाबाज तो वो है नहीं, वो तो डरपोक और कायर लोग हैं, चुप पे मारते हैं महिलाओं, बच्चों और निहत्थे लोगों पर। हमारे जवान सेनाओं से सामना होता है तो जुन्नू में जाते हैं, तो क्या वो सेनाओं के संगीन के सामने मारने की हिम्मत करते? वो तो ऐसी ही किसी जगह को चिन्हित करेंगे जहां पर सुरक्षा बल ना हो, दूर दूर और बहुत दूर तक ना हो।
कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, अब समाप्ति पर है, तब भी पहलगाम में ऐसी कोई हादसा इसके पहले नहीं हुई है। तो चरम से लेकर के चरण पर तक के बीच में अगर नहीं हुआ है तो सुरक्षा बल वहां जरूर थोड़ी बहुत लापरवाह हो गए होंगे, अपना ध्यान उसी जगह आकर्षित किए होंगे, केंद्रित किए होंगे जहां पर ज्यादातर आतंकवादी गतिविधि होने के आसार होते हैं या उम्मीद होते हैं या होते रहते हैं। और आतंकवादियों ने यही मौके का फायदा उठाया कि पहलगाम में आज तक नहीं हुआ तो अब कर दिया जाए। मैं इसमें सुरक्षा में चूक नहीं मानता, लेकिन विपक्ष चूक मानने लगा है। नरेंद्र मोदी को इस समय फ्री हैंड देना चाहिए कि वो सुरक्षा से संबंधित लोगों से मिले, अपनी तैयारी की आकलन करें। युद्ध करेंगे तो युद्ध के बाद की परिस्थितियों का आकलन करें, हमारी आर्थिक स्थिति, सामरिक स्थिति, सामाजिक स्थिति की आकलन करें और उस होने वाले दुष्परिणाम का आकलन करें, क्योंकि युद्ध में सिर्फ परिणाम नहीं आता, दुष्परिणाम भी आता है। जख्म पाकिस्तान को लगेगा तो थोड़ा बहुत दर्द हमें भी होगा, इसलिए नहीं कि हम कोई पाकिस्तान परस्त लोग हैं, इसलिए कि अगर उधर से भी कोई गोली आ सकती है, हमारे जवानों को मार सकती है। तो इन सब चीजों के आकलन के लिए नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड दिया जाए। नरेंद्र मोदी आपके बकवासों का जवाब देने लगेंगे तो फिर यह सैन्य के साथ, सैन्य अधिकारियों के साथ का समय आप में बटेगा, तो हमारे प्रधानमंत्री के पास कम समय मिलेगा उन व्यवस्थाओं को करने के लिए, उन व्यवस्थाओं में संलिप्त लोगों से मिलने के लिए। लेकिन हमारा चरित्रहीन विपक्ष हर मामलों में राजनीति करना और अपना आपदा में अवसर ढूंढने के ताक में बना रहता है। कोई 2 कौड़ी की लड़की है, वो वीडियो में किसी का बहकावे में या कुछ लाइक पाने के लिए कह रही है कि तो किस पर पूछूं, तो किस पर पूछूं। अबे तेरे को पूछ कौन रहा है कि तू पूछेगी? तेरे से 140 करोड़ इस देश में है और सब समझदार लोग तू ही नहीं है। परिस्थिति आई है, एक आपदा आई है, इस विषय पर हम सब लोग भारत के साथ हो, भारत सरकार के साथ हो। विशेष सत्र का मतलब राजनीति करना है और सरकार को असहज करना है, सरकार की जगहसाई दुनिया और देश में करवाना है। मान लीजिए कि आपने ऐसा नहीं किया, मैं मान लेता हूं कि नहीं, आप जाएंगे और कहेंगे कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यह बात तो आपने संयुक्त उसमें भी कर दिया है, जहां आल पार्टी मीट हुई थी, उसमें राहुल गांधी, अखिलेश, सबने तो कहा है। फिर एक सत्र बुला के क्यों कहेंगे? और अगर सत्र बुला के भी कहेंगे तो दिन भर का सत्र होगा, तो एक पूरा दिन नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों से बात नहीं कर पाएंगे, राजदूतों से मीटिंग नहीं कर पाएंगे, सेना के जवानों से मीटिंग नहीं कर पाएंगे, पूर्व सैनिकों से नहीं मीटिंग कर पाएंगे। जो लोग इस युद्ध की विविधता में झेले हुए हैं उनको अनुभव है, क्योंकि कोई जरूर नहीं कि हमारा जवान अगर रिटायर कर गया है, सेवानिवृत्त हो गया है तो वो सेवा नहीं देगा, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर में जिस लोगों ने युद्ध किया है वो सब तैयार बैठे हैं अपना अनुभव साझा करने के लिए, नए पीढ़ी के लोगों को अनुभव देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे नए लड़के भर्ती हुए, उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर देखा ही नहीं, और अचानक युद्ध करने की नौबत आ गई तो उस विषम परिस्थितियों में कैसे युद्ध करेंगे? इन सब परिस्थितियों के आकलन प्रधानमंत्री कर रहे होंगे, और ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए उनको फ्री हैंड चाहिए। मित्रों, इन सब चीजों में मैं सिर्फ एक मांग करूंगा कि इस टाइम अगर अब तक इतिहास में कभी विशेष सत्र नहीं बुलाया गया है तो आज क्यों, और अगर आज बुलाया गया है तो इसका उद्देश्य क्या है? आदरणीय प्रेरणा दीदी जी को साधक माने, और अगर इसका उद्देश्य बिल्कुल ठीक है, सरकार का समर्थन है, तो फिर पूरे एक दिन सरकार को इन सब विशेष कामों से अलग रखने का क्या साजिश है? मित्रों, 2-3 चीजें बड़ा महत्वपूर्ण है जो अभी हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। जब भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए पाकिस्तान के विरुद्ध, तो उसमें एक कदम यह भी था कि पाकिस्तान के लोगों को देश छोड़ने की आदेश। उसमें किस्म किस्म के लोग मिले, एक पूरा वीडियो मेरा उस पर है, उसको अलग से नहीं दोहराऊंगा। एक चीज और सामने आई है
इस देश में अवैध बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों की एक पूरी की पूरी कॉलोनी हर शहर में है, और जब उस पर सरकार कार्रवाई करती है तो एनजीओ के लोग कोर्ट चले जाते हैं। और मैं कोर्ट पर बार बार विनम्रता से क्षमा मांगते हुए कहता हूं कि सिस्टम उनका अपना है, उनको देश से कोई मतलब नहीं। वह यह सोचने की जहमत नहीं उठाते कि भाई बांग्लादेशी यहाँ आकर के झुग्गी डाल के क्या कर रहे हैं, इसमें देश का भला क्या है, और अगर उसमें देश का भला नहीं है तो कोर्ट को उसके संरक्षण देने की जरूरत क्या है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, और जिस चीज को मैं नहीं समझ पा उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं आम जन को कहता हूं, विपक्ष के नेताओं को कहता हूं कि वोट बैंक की लालच त्यागिए और एक मुहिम चलाइए। उन एनजीओ के लोगों को चिन्हित करिए, उनके आने वाले फंड के स्रोत की जानकारी इकट्ठा करिए कि आखिर उनको फंडिंग मिलती कहां से है, कि वो अवैध बांग्लादेशियों के अवैध निर्माण को नगर निगम के ढाने पर कोर्ट चले जाते हैं, और वो कोर्ट ऐसा क्या डॉक्यूमेंट देखता है कि उसे तुरंत रोक का परमिशन देता है कि नहीं, आपको झुग्गी गिराने की जरूरत नहीं है जहां अवैध बांग्लादेशी पाकिस्तानी रहनिया रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? वह जज के मन स्थिति को जांचने, आकलन करने या कोई और वजह हो उसको जानने की क्यों नहीं जरूरत है? यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत खतरनाक मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश में राजधानी में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं उससे 3 किलोमीटर दूर रेहानिया की पूरी बस्ती और उस रोड पर है जहां से प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है। धौला कुआं की पूरी जंगल में रेहानियाओं ने पूरी बस्ती बना रखी है, प्रधानमंत्री के घर से मात्र 3 किलोमीटर दूर। और आजकल ऐसे ऐसे हथियार हैं जो 30 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं, और उसके लिए कोई बहुत लाभ लश्कर की जरूरत नहीं है। तो हमारा प्रधानमंत्री का कार्यालय और घर असुरक्षित है इन रहनियाओं से, और उनको हटाने की बात जब होती है नगर निगम द्वारा तो एनजीओ के लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट वाले कहते हैं कि नहीं मत तोड़ो। तो ये कोर्ट और अवैध निर्माणों के बीच क्या साठगांठ है? या कानून में कहीं कुछ ऐसा हो तो उसको हटाया जाए, क्योंकि जज लोग कानून के तहत चलते हैं जो संसद बनाता है। तो अगर कोई ऐसा कानून बना है जो हमारे देशद्रोहियों को हटाने में बाधक है तो सबसे पहले अमेंडमेंट करके उस कानून को हटाया जाए। और अगर ऐसा कोई कानून नहीं है और जब सब अनाप शनाप करते हैं तो इस विषय पर महाभियोग या और कोई विचार बने, क्योंकि यह देश के अस्मिता का प्रश्न है, देश की सुरक्षा का प्रश्न है। और इस वसीम परिस्थितियों में किसी भी तरह की चूक घातक हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। अंत में एक बात और कहूँगा, मैंने एक वीडियो बनाया था, लोगों को लगा था कि मैं मुसलमान के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अब तो मुसलमान के लिए ही कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहा था कि एक सरकारी अस्पताल में मैं मिलने गया था तो सिर्फ बुर्के और दाढ़ी वाले लोग मिले थे। तो क्या ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में बच्चा पैदा करते हैं और फ्री के राशन के चक्कर में यहाँ ले आते हैं, क्योंकि जितना मेंबर परिवार में होगा उतने ज़्यादा राशन मिलेगा। तो पाकिस्तानी सपोले भारत के फ्री के राशन पर पल रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर छोड़ने के आदेश पर तो सीमाओं पर इसी तरह की भीड़ दिख रही है, क्योंकि उनके पास भारत का पासपोर्ट है तो पाकिस्तान घुस नहीं सकते, और उनका बच्चा पाकिस्तान का है इसलिए वो भारत में रह नहीं सकता, तब जाकर के वो एक्सपोज हुए हैं। तो मतलब माँ का पासपोर्ट भारतीय है और राशन भारतीय, चिकित्सा भारतीय, इंश्योरेंस का वो जो 5 लाख रुपए का जन इंश्योरेंस है वो भारत का, और नुकसान भी भारत का। इस तरह से अगर हर तरफ से भारत को छेदने का प्रयास होगा और उसको छेड़ने का प्रयास करने पर कोर्ट से स्टे आ जाएगा और राजनीतिक दलों का संरक्षण मिल जाएगा, तो हमें पाकिस्तान से लड़ने की क्या जरूरत है? उससे ज़्यादा दुश्मन तो हमारे देश में है। पाकिस्तान अपना आराम करे, हम तो खुद ही मर जाएंगे अपने में लड़ करके। यह एक गंभीर विषय है। वीडियो बंद करने से पहले हाथ जोड़ के 3 बातें। पहली बात कि विशेष सत्र का औचित्य क्या है? अगर आपने अनन्वेषण समर्थन दे दिया है सरकार का ऑल पार्टी मीटिंग में, तो फिर क्या जरूरत है? मतलब आपको राजनीति करना है, सरकार का जगहसाई करना है, उनके कमियों को उजागर करना है ताकि सरकार असहज हो और चुनाव में मैं लाभ ले सकूं। और दूसरा कि देशद्रोही बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रेहानिया और सारे अवैध घुसपैठियों का पूरा कॉलोनी है
सुरक्षा के मंदिर को उनका हट जाना जरूरी है। जब उसको हटाने का निगम प्रयास करता है तो एनजीओ वाले लोग कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट किस धारा के अंतर्गत उसको रोक लगा देता है, वह धारा अगर संविधान में है तो उसे विशेष सत्र बुला करके समाप्त किया जाए, और अगर संविधान में नहीं है तो जज साहब से पूछा जाए कि आप उसको रोकने का कहाँ से प्रोविजन लाए। और तीसरा कि यह अब पता चल गया है कि बच्चा पाकिस्तानी है, माँ हिंदुस्तानी है और सुविधा सारा हिंदुस्तान का है, तो यह घूम के तरह से देश को खोखला करने वाले लोगों से कैसे निपटा जाए, इन सब पर विचार हो। विशेष सत्र का कोई मेरे को मतलब नहीं बनता। और अभी हर भारतवासी का काम है कि अगर वो सक्षम है तो सेना का मदद करें, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से। अगर आपके पास कुलबुला रहा है, धन ज़्यादा है, तो आप प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कीजिए। सैन्य विधवाओं के जो पुनर्वास का और पुनरुत्थान का कोष है उसमें जमा कीजिए। जो हमारे सेना के लोग शहीद हो जाते हैं उनके परिवार के भलाई के लिए कुछ काम कीजिए। यही देश पर उपकार होगा। विशेष सत्र और प्रधानमंत्री की आलोचना न करिए, नहीं तो यह देश आपको माफ नहीं करेगी। मैं तो कम से कम नहीं करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार अपने सरकार का पूरा समर्थन, राजनीतिक विरोध मेरा हो सकता है, वो मेरा रहेगा, लेकिन अभी मनसा कर्मणा वाचना, मैं अपना तन मन और अगर जो कोई धन है उस सब के साथ मैं सरकार के साथ हूँ, सेना के साथ हूँ और सेना का परिवार के साथ हूँ। आप भी हो तो मेरा आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।